तो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का जो है एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो है कि आप लोगों के सामने में साइंस का VBI क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है हमारा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग सभी जो है अपना कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, साथ में जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तरंग आखिर है क्या। जो तरंग है उसको किसको कहेंगे तरंग हम लोग। तरंग, इसको इंग्लिश में वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेव कहते हैं। ठीक है, तो तरंग के बारे में आप जान लीजिए। आप ना बचपन में या कभी भी या अभी भी, तो नदी हो या नदी या तालाब में आप लोग पत्थर फेंके होंगे कभी। तो पत्थर जो फेंकते हैं आप, तो नदी या तालाब में जो पत्थर गिरता है पानी में, तो वो क्या होता है कि जल को ना धकेलना शुरू कर देता है। चारों तरफ से जल को धकेलना शुरू कर देता है, और चारों तरफ जो गति लगता है ना, वो समान रहता है। इस तरह से जब आप पत्थर फेंकिएगा जल में, कोई शांत जल है, नदी का जल हो या तालाब का जल हो, शांत जल है, उसमें अगर पत्थर फेंकिएगा तो इस तरह से पत्थर गिरने के बाद जो पानी है वहाँ का ना, मतलब चारों तरफ समान गति से बहना शुरू हो जाता है। चारों तरफ मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, चारों तरफ चलना शुरू कर देता है वो। इस तरह से जब पानी में हम लोग पत्थर वगैरह फेंकते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो तरंग जो है ना, तो ये जो तरंग है, तरंग दो तरह का होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है विद्युत तरंग। ठीक है, और यांत्रिक तरंग जो है वो भी दो तरह का होता है। ठीक है, जो यांत्रिक तरंग है वो भी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है आपका अनुप्रस्थ और एक होता है आपका अनुदैर्घ्य। ठीक है, एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ, ठीक है, और एक होता है आपका अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक क्या होता है भाई, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, हाथ से लिख रहे हैं, पेन खराब हो गया है लिखने वाला, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा थोड़ा। वैसे भी राइटिंग बनता नहीं है मेरा। देखिए, तो एक अनुप्रस्थ, जैसे मान लीजिए आप कोई पतला सा तार है, उसको यहाँ से यहाँ तक एक तार है पतला सा, उसको एकदम काफ़ी मजबूती के साथ हम बांध दिए हैं। ठीक है, एक पतला सा तार है, उसको दो खंभा में बांध दिए हैं काफ़ी टाइट करके। ठीक है, तो जब इस तार को हम लोग यहाँ से हिलाना शुरू करेंगे, कंपन कराएंगे, मतलब इस तार को पकड़ के खींच करके छोड़ दीजिए आप, तो क्या होगा, ये तार जो है ना अपने जगह पर नाचने लग जाएगा, कंपन करने लग जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कंपन करने लग जाएगा, ये कुछ इस तरह से क्या होगा, कंपन करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से ही हमको ना अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, ये जो तार था, ये तार जो खींचा हुआ था, एक पोल यहाँ पर एक था, एक और यहाँ एक यहाँ पर था। इस तार को जो हम खींच करके छोड़ दिए ना, तो ये तार जो है नाचना शुरू कर दिया। देखिए, ऊपर नीचे नाचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो ऊपर नीचे नाचना शुरू किया ना, इस चीज़ को, ये लंबवत जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबवत दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबवत दूरी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबवत दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबवत दूरी होगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है ठीक है, और उसके बाद जो ये जो तार था, इस तार को हम लोग क्या किए हैं, खींच करके छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से बना है ना एक माध्यम, और ये जो माध्यम है देखिए, नाचते हुए कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ ही जा रहा है। किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ये जो है नाचते नाचते कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, एक तार है, इसको हम टाइट से बांध दिए हैं, टाइट करके। अब इस तार को पकड़ के हम क्या करते हैं, मतलब पकड़ करके खींच करके छोड़ देते हैं, तो ये तार जो है ना इस तरह से नाचना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे, और नाचते हुए कहाँ बढ़ रहा है, आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है, मतलब नाचते हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार के तरंग को हम कहेंगे, कैसा तरंग कहेंगे इसको, जो नाचते हुए आगे की तरफ बढ़ जाए, उसको कहेंगे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग। क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग। और इसके बीच का जो लंबवत दूरी होगा, जो ऊपर नीचे नाच रहा है, देखिए ऊपर, फिर से ऊपर नीचे, यहाँ पे नीचे, फिर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, ये जो लंबवत अगर नाचेगा, तो लंबवत वाला नाचने वाले को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। तो आप लोग समझिए कि जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि मतलब जो भी कण है आसपास का, वो नाचते हुए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तब कुछ दूर में जो व्यक्ति खड़ा है वो सुन पाता है। मान लो हम यहाँ से बोलना शुरू किए, यहाँ से बोलना क्या किए, शुरू किए, और कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ या खड़ा है। ठीक है, तो हम जो बोलना शुरू किए ना,
तो यहाँ से जो हमारा आवाज़ निकला, जैसे लाउड स्पीकर में ही आवाज़ निकलता है, तो ये आवाज़ जो निकलता है यहाँ से ना, तो जो भी कण है नाचते 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 क्या होता है, आगे बढ़ता है। नाचते नाचते क्या होता है, ये कण आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति का कान में जाकर के क्या होता है, पहुँच जाता है आवाज़। जैसे हम चिल्ला करके किसी को बुलाते हैं तो क्या होता है कि जो कण है, हवा में जो भी कण है, वो कण क्या होता है, नाचते 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 जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं उसके कान तक जाकर के क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, एक माध्यम था हवा हमारा, उस माध्यम के क्या हो रहा है, ये माध्यम के तुलना में कैसे जा रहा है, उसके सीधे जा रहा है ना, जिधर माध्यम था उधर ही जा रहा है। ये तो ऐसा नहीं जा रहा है, ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा है, लंबवत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सीधे जाएगा, मतलब जो माध्यम होगा, हम जहाँ से आवाज़ निकाले और यहाँ तक हमको आवाज़ पहुँचाना था, तो ये क्या हो, तो क्या मतलब जो ध्वनि का जो दिशा है वो कैसा है, वो लंबवत है क्या, नहीं, सीधा है। कैसा दिशा है, सीधा दिशा है। जब सीधा दिशा होगा तो उस प्रकार के तरंग को क्या कहेंगे हम लोग, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। तो ध्वनि जो है किस प्रकार का तरंग है भाई, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और प्रकाश जो है ना, दोनों प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है हमारा सूर्य प्रकाश, वो अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्घ्य है। ठीक है, तो जो जो बात बोलते हैं ना, इस सब को आप लोग नोट करके रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने लायक है, देखिए इसमें ऊपर जो बना है अधिकतम ऊंचाई तक गया है, और ये देखिए अधिकतम नीचे तक आया है, फिर ये अधिकतम ऊंचाई तक गया है, फिर ये क्या हुआ, अधिकतम नीचे तक आया है। तो ऊपर में जो गया है इसको कहते हैं श्रृंग। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक बार फिर बना देते हैं। देख लीजिए, कोई तार था, इसको बांध दिए थे हम लोग, तो इस तरह से ऊंचा नीचा ऊपर नीचे गया है। तो ये अधिकतम जो ऊंचाई है, ये अधिकतम जो ऊपर वाला ऊंचाई है, इसको कहा जाता है श्रृंग। क्या बोलते हैं इसको, श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, श्रृंग बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में पिच कहते हैं, पिच। ठीक, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा श्रृंग है। ऊपर वाला जो भी पॉइंट है अधिकतम ऊंचाई तक जो गया है उसको श्रृंग बोलेंगे, और नीचे वाला जो है उसको क्या बोला जाता है, गर्त। इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं इसको, गर्त। ठीक है, तो देखिए दो श्रृंग यहाँ से यहाँ तक है, दो गर्त यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए दो श्रृंगों के बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक दो श्रृंग है ना, इन दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिर्फ तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे, दो श्रृंगों का बीच का दूरी है तरंग दैर्घ्य। यहाँ से लेकर के, इसको भी अगर आगे बढ़ा दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो गर्तों के बीच की दूरी है, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को ऐसे लिखते हैं, उल्टा ठो वाई की तरह लिखते हैं, लैम्डा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाएगा इसको, लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा। और एक चीज़ याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य जो है, ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं तरंग दैर्घ्य। तो तरंग जो वेब लेंथ बोलते हैं, ठीक है, वेब लेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य जो है, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए हाथ से लिख रहे हैं हम, इसलिए तो राइटिंग थोड़ा उतना नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जो लिखने वाला था ना वो पैड खराब हो गया, इसलिए हाथ से लिख रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देख लिए हम लोग ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में भी हम जान गए कि जैसे ही हम मुँह से कुछ बात को बोलते हैं तो वो क्या होता है, निरंतर आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं नाचता है, आगे बढ़ते चले जाता है। तो इस प्रकार का तरंग को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। और जो ऊपर नीचे होते जा रहा है ना, तो उसकी लंबवत जा रहा है, ठीक है, जो माध्यम है उसके लंबवत अगर चलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य प्रकाश है, वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देख लिए कि दो ऊपर में जो अधिकतम ऊंचाई तक गया है और नीचे में जो अधिकतम ऊंचाई तक गया है, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। और उसको किससे सूचित करते हैं, तो लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे, लैम्डा, उल्टा वाई बना दीजिए। और तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, मीटर होता है। ठीक है, तो भले ही एक प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न के साथ साथ आप लोग को 5-7 प्रश्नों का और भी हल दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जो जो बोलते हैं उसको लिखते जाइएगा, जो एग्जाम के लिए आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक। सिंपल सा बात है ये, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा तो आप जानते ही हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। मतलब कोई तार है, अगर
उस तार में से इलेक्ट्रॉन बहता है। क्या बहता है भाई? इलेक्ट्रॉन। आवेशों के प्रवाह, किसी चालक तार से आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कोई तार है, अगर आप कोई तार है, उस तार में से क्या हो रहा है कि आवेशों का प्रवाह हो रहा है। आवेश का मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और विद्युत धारा को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। जहाँ पर आई का मतलब है विद्युत धारा, क्यू का मतलब है आवेश, ये याद रखिएगा आप लोग। क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश मतलब होता है, उंगली से लिख रहे हैं, हाथ से भैया, ठीक है। और टी का मतलब क्या होता है आपका? सेकंड। टी का मतलब क्या हो गया? टाइम। टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड है, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या है? ये भी याद रखिएगा आप लोग। आवेश का मात्रक है कूलम, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है भाई? क्यू बाई टी। यहीं से एक सवाल आ जाएगा आपका एग्जाम में। आई मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। क्या होता है मात्रक? एम्पियर होता है। एक सवाल ऐसा आ जाता है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? वो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ये भी याद रखिए, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो कितना सवाल हो गया, आप देखते जाइएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या हुआ कि किसी तार से या किसी चालक तार से आवेशों का प्रवाह होना क्या कहलाता है? आवेशों का प्रवाह होने को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और देखें कि 1 एम्पियर धारा का परिभाषा देंगे तो क्या देंगे भैया? 1 एम्पियर का परिभाषा अगर देंगे तो कैसे देंगे कि कोई तार है, अगर उस तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बह रहा है, तब हम कहेंगे कि उस तार में से कितना धारा बह रही है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी फॉर्मूला देखें कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। ये भी एक सवाल है। अच्छा, ये भी एक सवाल है, आपको एग्जाम में दे देगा। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? यहाँ है ना, 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर होता है। इसको टिक कर दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और देखें हम, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? तो कूलम होता है, ये भी याद रखिएगा। एक चीज़ और देखें, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। एक चीज़ हम लोग और देखे हैं इसमें, क्या देखे हैं? देखते हैं, बाकी ऑप्शन के साथ डील करते हैं। बाकी एक चीज़ और देखे थे कि कोई अगर तार है तो उसमें से कौन सा कण, परमाणु का कौन सा कण तारों से होकर के बहता है, ठीक है। तो परमाणु का कौन सा कण है? तो 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का 3 मौलिक कण है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो तारों से होकर के कौन सा कण बहता है? तो इलेक्ट्रॉन बहता है, याद रखिएगा। तारों से होकर के कौन सा कण बहता है भाई? इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक है। तारों से होकर, जो बोलता है ना कि आवेशों का प्रवाह, आवेश मतलब वही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बहता है तारों से होकर? इलेक्ट्रॉन बहता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, एक सवाल में ही 5-7 क्वेश्चन हो रहा है आपका, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्या नोट कीजिएगा कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है कि 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब कि कोई तार है, उसमें से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा उस तार से। अच्छा, उसके बाद बाकी को ऑप्शन को भी लेके चल रहे हैं। वोल्ट जो है किसका मात्रक है? वोल्ट आप जानते हैं विभवांतर का मात्रक है, वोल्टेज का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई? विभवांतर का मात्रक होता है। किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव, दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। ओम आप जानते हैं, ओम किसका मात्रक होता है भाई? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात पूछता है कि ओम के नियम में किसका मान स्थिर रहता है, ठीक है। जो ओम ने अपना नियम दिया था, जॉर्ज साइमन ओम, उसमें जो ओम का नियम होता है ना, V बटे आई बराबर आर होता है ना, V बटे आई बराबर आर, यह है ओम का सूत्र है। तो ओम का नियम में किसका मान स्थिर रहता है? तो प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस है, उसका मान जो होता है ना, क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन में है हमारा वाट, जो है किसका मात्रक है? तो शक्ति का, पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। पावर का मात्रक क्या होता है साथियों? वाट होता है, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठिए, या नहीं तो आप जो है रिवीजन के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल में। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है तीसरा क्वेश्चन? कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव, आप जानते हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव होता है, ठीक है। एक होता है उत्तर ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो देखिए, चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के किस ध्रुव की ओर संकेत करता है? ये अगर चुंबक है, कोई छड़ चुंबक है, ये अगर चुंबक है, ठीक है, इसमें एक लिखा रहता है
नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि चुंबक का अगर उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का कौन सा ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है। ठीक है, ये चुंबक का अगर ये उत्तर ध्रुव है, ये वाला, ठीक है, तो वो पृथ्वी का कौन सा ध्रुव बताता है। मतलब आप जानते हैं ना, अगर दो चुंबक है, दो चुंबकों में जो समान ध्रुव होगा तो क्या एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर एक चुंबक और हम बना देते हैं इस तरह से, यहाँ पे इसका एक ध्रुव N, इसका एक ध्रुव S, तो आप बताइए क्या N और N कभी सटेगा आपस में। मतलब चुंबक में दो समान ध्रुव अगर होगा, अगर उत्तरी ध्रुव है तो दोनों एक दूसरे को सटाएगा, अपने पास नहीं आने देगा। क्या करेगा, विकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो जो भी मतलब चुंबक है, चुंबक का समान ध्रुवों में क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग, विकर्षण होता है। समान ध्रुवों में क्या होता है, विकर्षण। समान ध्रुव का मतलब होता है कि उत्तर के पास नहीं जाएगा, दक्षिण के पास नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन उत्तर दक्षिण अगर हम इसको और इसको पास में लाएंगे ना, तो ये दोनों क्या होगा, चिपक जाएगा आकर के आपस में। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, आकर्षण। अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, तो क्या ऑप्शन में टिक कीजिएगा भैया, विकर्षण होता है। अगर आपको बोल दे चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, तो आकर्षण होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बोला है कि अगर चुंबक में कोई दिखा रहा है कि उत्तर ध्रुव है, चुंबक में कौन सा ध्रुव दिखा रहा है, उत्तर ध्रुव है, तो पृथ्वी का कौन सा ध्रुव बताएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चुंबक में अगर उत्तर ध्रुव दिखा रहा है तो वो पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगर चुंबक में दक्षिण ध्रुव की ओर दिखा रहा है, ठीक है, तो वो पृथ्वी का जो होगा उत्तरी ध्रुव होगा। याद रखिएगा, उल्टा होगा। चुंबक का जो ध्रुव होगा और पृथ्वी का जो ध्रुव होगा, वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, उल्टा होगा। याद रखिएगा, अगर चुंबक में दक्षिण दिखाएगा तो पृथ्वी का कौन सा ध्रुव होगा, वो उत्तर। अगर आपका चुंबक में दिखा रहा है उत्तर ध्रुव, तो वो पृथ्वी का कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिण ध्रुव। तो कौन सा ध्रुव होगा इसमें, दक्षिण ध्रुव होगा। कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिण ध्रुव होगा। इतना गंदा लग रहा है साथियों, क्योंकि जो लिखने वाला पैड है ख़राब हो गया है। ठीक है, उसका ऑर्डर किए अभी तक आया नहीं है, इसलिए मतलब आप लोगों को देखने में थोड़ा सा राइटिंग जो है गंदा लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है। मानव नेत्र में जो हमारा आँख है उसमें जो फोटो बनता है ना, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। छवि मतलब प्रतिबिंब। तो ठीक है, जो हमारा आँख है वो सबसे पहले किस लेंस का बना होता है, आपको जानते होंगे, तो उत्तल लेंस का बना होता है। ये याद रखिएगा, हमारा आँख जो है कैमरा की तरह काम करता है ना, तो किस लेंस का बना होता है भैया, उत्तल लेंस का। एक कन्वेक्स लेंस का बना हुआ होता है हमारा आँख। ठीक है, हमारा आँख का जो लेंस बना हुआ होता है, किस लेंस का बना हुआ होता है, वो उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, या मानव नेत्र किस लेंस का बना होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है। एक बात ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि छवि कहाँ पर बनता है, जो हमारे आँख में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है। तो देखिए, आँख के पीछे वाला हिस्सा में ना एक मतलब पट्टी बिछा हुआ रहता है। ठीक है, एक पट्टी रहता है सफ़ेद रंग का, जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब जो होता है ना, ब्लैक एंड वाइट होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। उसको बाद में हमारा दिमाग जो है ना बताता है कि ये सफ़ेद रंग का है, ये ब्लू रंग का है, ये नीला है, ये पीला है। हमारा दिमाग बताता है उस चीज़ को। ठीक है, रेटिना पर, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, वो बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, वास्तविक बनता है। ठीक, उल्टा बनता है। वास्तविक का मतलब ही होता है उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, उसको हमारा दिमाग जो है ना सीधा करके और बड़ा करके दिखाता है। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद कॉर्निया के बारे में है। कॉर्निया दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, कॉर्निया। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति का आँख खराब होता है ना, तो क्या करते हैं कि कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, होता है नेत्रदान, महादान, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं हम लोग ना, उसी तरह से जो है ना आँख को भी दान किया जाता है। तो जो आँख का कौन सा हिस्सा दान के रूप में दिया जाता है, तो कॉर्निया दिया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्या आपको पूछेगा एग्जाम में कि मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा भाग जो है दान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा, कॉर्निया को दान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है हमारा आइरिस। आइरिस क्या करता है कि हमारे आँख में कितना प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा उसका नियंत्रण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि पैड जो है ना, लिखने वाला पैड वो ख़राब हो गया है, ऑर्डर किए हैं, उसको आने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह बढ़िया से लिखेंगे हम लोग। अब उसके बाद है क्या, अपवर्तनांक किसको कहते हैं। अपवर्तनांक का मतलब आप लोग जान लीजिए। अपवर्तनांक का मतलब होता है
कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई माध्यम होगा जैसे, ठीक है, कोई माध्यम में मान लीजिए कांच, एक माध्यम है कांच और एक माध्यम क्या है, वायु, ठीक है। तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि कोई एक माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात कहे या वायु, मान लीजिए कि वही निर्वात ही है, ठीक है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है वो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। और इसी को कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम, पढ़े होंगे आप सभी। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहते हैं। और यही जो है अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी है, ठीक है। और अपवर्तनांक किसको कहा जाता है कि दो माध्यम होगा, एक माध्यम तो वायु होगा ही, वायु या निर्वात, ठीक है, और कोई दूसरा माध्यम होगा, कांच हो सकता है, बर्फ़ हो सकता है, पानी हो सकता है, आपका किरासन तेल हो सकता है, आपका पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, कोई भी दूसरा माध्यम हो सकता है, लेकिन एक माध्यम जो है फिक्स है, आपका वायु होगा, ठीक है। तो दोनों माध्यम का जो अनुपात निकलेगा ना, एक वायु या निर्वात और दूसरा माध्यम फिक्स है, पहला माध्यम तो फिक्स है कि वायु होगा या निर्वात होगा, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है भैया, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या मतलब, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि निर्वात ना दे के वायु भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अपवर्तनांक के बारे में जान गए, स्नेल का नियम के बारे में जान गए। अपवर्तनांक का सूत्र ही स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो छठा प्रश्न है, सोडियम। सिंपल सा सवाल दे दिया है कि सोडियम क्लोराइड जो है का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, इसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं ना, ये है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। इसको हम नमक हम लोग घर में खाते हैं ना, यही है वो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ क्या, Na2CO3, एक चीज़ दिया हुआ है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। इसको ही कहा जाता है वॉशिंग सोडा, इसको ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा, हिंदी में बोलते हैं धोवन सोडा। क्या बोलते हैं इसको, धोवन सोडा, ठीक है, धोवन सोडा कहा जाता है इसको, इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग सोडा। अच्छा, ये जो है ना, ये जो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। कहेगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट का, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। और कठोर जल जानते हैं ना कि पीने लायक नहीं होता है वो, और मतलब साबुन में झाग भी नहीं बनता है कठोर जल के साथ। क्या, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दूर करता है, तो सोडियम कार्बोनेट दूर करता है। इसको ही कहते हैं हम लोग धोवन सोडा, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन में NaCl डबल हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न को लेकर के। क्या है सातवां प्रश्न, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, एथेन है यहाँ, एथेन का मतलब क्या होगा कि कार्बन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीधा सीधे बात होता है ना। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इथेन या एथेन एक ही बात है, मीथेन या मेथेन एक ही बात है, ठीक है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, होता है ना ऐसा। तो एथेन बोला है, तो एथेन का मतलब सीधा हो गया कि कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, बस सीधा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C2H5OH। और जो एथेनॉल है इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रकार्यात्मक समूह क्या है, क्रियाशील समूह क्या है, तो OH है। ये भी याद रखना, इससे भी पहचान सकते हैं हम कि कौन सा एथेनॉल है, ठीक है। OH जो है फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। चलिए, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है, ओइक वाला, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जंग किस धातु पर लगता है। जो जंग हम लोग जानते हैं ना, जंग, तो सबसे पहले देखिए, जंग किसी भी वस्तु में कब लगेगा, जब वो हवा के संपर्क में रहेगा, पानी के संपर्क में रहेगा, ठीक है, तब वस्तु पर जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे लोहा है उस पर जंग लगता है, जो चांदी है, सोना है, उस पर भी जंग लगता है, लेकिन काफ़ी धीमा उस पर जंग लगता है, बाकी लोहा पर जो है ना बहुत जल्दी जंग लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जंग का सूत्र होता है क्या, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, ये याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में आता है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो फेरिक ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा ना, ठीक। तो
तो जंग किस धातु पर लगता है? जंग तो सब पर लगता है, लेकिन सबसे अधिक जो है जंग किस पर लगता है? लोहा में लगता है। ठीक है, एल्यूमिनियम पर भी लगता है, सोना पर भी लगता है, तांबा पर भी जंग लगता है, लोहा पर सबसे अधिक लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि जंग किस पर लगता है? तो सबसे अधिक इसी पर लगता है, इसलिए इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो जंग लग जाने से क्या होता है कि लोहा जो है या सोना हो या एल्युमिनियम हो या तांबा हो, इसका जो गुणवत्ता होगा ना धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त होने लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोहा का जो भी वस्तु होता है ना उसको हम लोग क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि उस पर वो जो है ना पेंट करने से हवा के संपर्क में, जल के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो जंग से बचने का भी उपाय है हमारा, क्या कर देना? पेंट कर देना। ठीक है, ग्रीजिंग कर देना, पेंट कर देना, ये सब लेपन कर देना, ये सब जंग से बचने का उपाय है। ठीक है, तो जंग का सूत्र भी आपको याद हो गया होगा, Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड जो है क्या है? जंग का सूत्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न क्या है? एक है अम्ल और एक है हमारा क्षार। इन दोनों को जब हम मिला देंगे ना, तो देखिए जब भी अम्ल और क्षार मिलेगा ना, तो ये जो अभिक्रिया होगा उदासीन अभिक्रिया होगा। कैसा अभिक्रिया होगा? उदासीन अभिक्रिया होगा। और इस कंडीशन में क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। अम्ल के बारे में आप जानते हैं, एसिड। अम्ल के बारे में आप जानते हैं, अम्ल किसको कहते हैं? तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है भाई? अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। क्या खट्टा होता है? स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अच्छा, ये लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये देखिए, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? ये लाल कर देगा। ठीक है, नीला को, अगर लिटमस पत्र नीला है तो नीला को कैसा बना देगा ये भाई? लाल बना देगा। ये भी याद रखिएगा, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? अम्ल जो है लाल कर देता है। अच्छा, अम्ल मतलब जान लीजिए आप, तेजाब जानते हैं ना, H2SO4 जो तेजाब का फॉर्मूला है, वो जो तेजाब है ना, मान लो किसी व्यक्ति पर तेजाब हम फेंक देते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है बताइए? तो जल करके कैसा हो जाएगा? उसका चेहरा पर फेंकेंगे या हाथ में ही फेंकेंगे तो हाथ या चेहरा जल करके लाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अम्ल से याद रखिएगा कि अम्ल क्या होगा कि लाल कर देगा। कैसा कर देगा? लाल कर देगा। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? अम्ल लाल कर देगा। और अम्लों के बारे में है कि अम्लों को जब जल में हम लोग डालेंगे ना, तो हाइड्रोजन आयन देगा। कैसा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। तो अम्ल क्षार में अगर आपको अंतर पूछे तो दे सकते हैं आप कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है भाई? खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद अम्ल जल में घुलकर क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। इसीलिए जो ना, इसीलिए अम्ल वाला जो जल है विद्युत का चालन कर पाता है। ठीक है, जबकि क्षारक वाला जल, क्षारक और जल को मिला देंगे और उस जल में से करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अम्लों के बारे में ये सब जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्षारक के बारे में है। तो क्षारक क्या होता है भैया? जो क्षारक है, सीधा सीधी याद रखिएगा, क्षारक क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? ये नीला कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका स्वाद कैसा होता है? तो स्वाद इसका कड़वा होता है, तीखा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या याद रखना है आपको? उसके बाद याद रखना है आपको कि क्षारक जो है ना, पानी में अगर इसको घुलाते हैं तो OH आयन देता है। कैसा? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, ये तीन अंतर आप लोग याद रख सकते हैं अम्ल और क्षारक के बारे में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा हमारा A नंबर ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो देखिए जो प्रश्न आपका है उसके अलावा भी बहुत सब प्रश्न को डील करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा ना, अच्छा हो, एक रफ कॉपी बना लीजिए साइंस का, जिसमें हम एक्स्ट्रा जो भी बात बोलते हैं ना उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 10 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन 25 ही लेकर के आए हैं। तो उस 25 क्वेश्चन का मतलब 25 नहीं है, डेली 100 क्वेश्चन का डील करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन भले ही 25 है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बात हम बोलते हैं ना उसमें सारा क्वेश्चन सब ही बोलते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साबुन का क्षारीय लवण क्या है? जो साबुन है, हम जानते हैं ना कि साबुन जो है ना क्षारीय प्रकृति का होता है। साबुन हो, राख हो, कोलगेट हो, जो दंत मंजन है वो सब क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन क्यों होता है भाई? क्योंकि ना जो हमारा जो मुंह में है ना अम्ल होता है HCl। ठीक है, जो तो हम खट्टा खट्टा हो जाता है ना, जब 2-3 दिन तक हम दांत नहीं घसते हैं तो मुंह से खट्टा खट्टा डकार आना शुरू हो जाता है, खट्टा खट्टा लगता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि खट्टापन को हटाने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा? क्षारक वाला कोई चीज़ चाहिए। तो कोलगेट जो है, जो दंत मंजन हम लोग करते हैं, जो प्याज है, प्याज में भी क्षार पाया जाता है, क्षारक का गुण होता है। तो साबुन में भी क्षारक का गुण होता है, निरमा में भी क्या होता है? क्षारक का गुण होता है। ठीक है, तो साबुन का जो क्षारीय लवण है वो क्या है? सोडियम है। पहला में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये तीनों है भैया, याद रखिएगा ये तीनों। ठीक है, साबुन का जो क्षारीय लवण है, सोडियम का लवण भी क्षारीय होगा। ठीक है, कैल्शियम का भी होगा और पोटेशियम का भी होगा। ठीक है, ये कैसा है? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सब में CM है।
सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, ये तीनों जो है साबुन का क्षारीय लवण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर को लेकर के आए हैं। 11वां नंबर क्या है हमारा, 11 नंबर को देखते हैं। मानव में श्वसन अंग कौन सा है? देखिए इतना, हम लोग किस अंग से सांस लेते हैं? अगर ऑप्शन में नाक रहता तो नाक टिक कर देते क्या? हम लोग जो है ना फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हृदय के बारे में आप जानते हैं कि हृदय में 4 चैम्बर होता है। कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है, ठीक है। अच्छा, यकृत के बारे में हम जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ये जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अच्छा, वृक्क के बारे में हम जानते हैं, जिसको किडनी बोलते हैं ना, ये जो क्या करता है, रक्त को साफ करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखिए अभी आ गया, जो रक्त है, जो ब्लड है हमारा, उसका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में। जो रक्त है ना, किडनी में इसका शुद्धिकरण होता है, ठीक है। चलिए, यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत के बारे में भी हम लोग जान गए हैं कि यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है। हृदय के बारे में जानते हैं, 4 कोष्ठक होता है इसमें, 4। फेफड़ा के बारे में जानते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सांस जब लेते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों जो है फेफड़ा में ही जाकर के रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के अपने साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है, ठीक है। और शरीर के विभिन्न अंगों से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस कहाँ आता है भैया? फेफड़ा तक आता है, और फेफड़ा से फिर हम नाक के द्वारा उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न क्या है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव जो हमारा दिल है, उसमें कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है, तो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। एक होता है दायां आलिंद, फिर दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। 4 कमरा बना हुआ रहता है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। चलिए आगे, जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। चलिए, अशुद्ध का रक्त का मतलब हुआ कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है तो वो शुद्ध रक्त है। अच्छा, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त अगर है, तो उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पेड़ पौधा करता है ना, तो कौन सा गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? कौन सा गैस निकलता है? ठीक है, कौन सा गैस निकलता है बाहर? ऑक्सीजन निकलता है, जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। अगर आपको ऐसा बोलता कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी है, तब हो जाता हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ बोलता है कौन सा गैस उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होने का मतलब कि कौन सा गैस निकलता है, तो कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको पिछला वीडियो में हम बहुत डीपली पढ़ा चुके थे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है उसके बारे में। आप लोग पिछला वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण से एक भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में आपका, आप नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 15 नंबर प्रश्न? डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक। जो डीएनए जो है ना, जो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए, जो डीएनए है, डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? डीऑक्सी, ठीक है, एन, ठीक है। उसके बाद राइबो, RHIBO, राइबो न्यूक्लिक, यहीं पर हो जाएगा, न्यूक्लिक, CLIC, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। किसका कौन बच्चा है नहीं है, तो डीएनए से ही पता चलता है, ठीक है। पिता के बारे में पता चलता है कि ये जो बच्चा है किसका है, इसका पिता कौन है, डीएनए का टेस्ट करके ही पता चलता है। तो डीएनए का जो खोज किया था ना, वाटसन और क्रिक ने किया था, ये याद रखिएगा। वाटसन और क्रिक ने, डीएनए का खोज कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्लों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको आएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल, जितना भी खट्टा खट्टा फल है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? उसके बाद क्या है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा? ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? ये दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो खट्टा दूध होता है ना जी, जो खट्टा दूध या आपको दही बोले, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा? इमली में, इमली जिसको तेतल बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, इमली, अचार, जो अचार है, या कच्चा सब आम,
इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। क्या लिखें हम? कच्चा, कच्चा आम, अच्छा कच्चा आम या अचार, ठीक है, अचार में भी क्या पाया जाएगा आपका? अचार में भी आपका पाया जाएगा भाई टार्ट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। तो अम्लों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा, या ऐसा पूछता है एग्जाम में कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में कौन सा अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चींटी का डंक में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? जो 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? हम लोग तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हरी पत्तियाँ पत्ता सब करता है ना, तो वो कहाँ पर होता है? वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको जानते हैं ना, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं भैया? पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन निर्माण यहीं पर होता है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन का क्या कहा जाता है? इसको फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, मनुष्य में शोषण की प्रक्रिया होती है। जो हम लोग हैं मनुष्य, हम लोगों में शोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कैसे होती है? कि हम लोग जो सांस लेते हैं, क्या सिर्फ फेफड़ा से सांस लेते हैं, कोशिका से सांस लेते हैं, या दोनों से सांस लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो भी मनुष्य होता है ना, तो फेफड़ा तो है ही, लेकिन हम लोग जो, अगर नाक हमारा नहीं होगा तो सांस कैसे लेंगे? फेफड़ा तक ऑक्सीजन पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो कोशिकाओं के माध्यम से भी सांस लेते हैं और फेफड़ों के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, मतलब दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मतलब कोशिका और फेफड़ा दोनों के माध्यम से सांस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोशिका के बारे में अगर आपको जानना हो ना, तो इसी चैनल में एक वीडियो कंप्लीट डाला गया है कोशिका के बारे में, जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए, तो कोशिका से संबंधित जितना भी समस्या है आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। क्या है अगला क्वेश्चन? मनुष्य के पाचन तंत्र में, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें प्रोटीन कहाँ पर पचता है, ठीक है। प्रोटीन जो है कहाँ पर पचता है? तो प्रोटीन जो है स्टोमक, आमाशय में पचता है, ठीक है। और आप जानते हैं ना कि भोजन कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? भोजन पचना शुरू कहाँ से होता है? तो यहाँ से भोजन पचना शुरू हो जाता है, मुख से। हमारा जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं, भोजन पचना हमारा क्या होता है? शुरू होता है। अगर कहेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, तो भोजन पूरी तरह से, भोजन का पूर्ण पाचन क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है साथियों? भोजन जो हम लोग खाते हैं उसका पूरी तरह से कहाँ पर पचता है? पचना शुरू हो जाता है हमारा मुख से, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से पच जाता है कहाँ पर? छोटी आंत में, याद रखिएगा। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। और ये जो बड़ी आंत है ना, यहाँ पर जल का पाचन होता है। जो हम लोग पानी पीते हैं ना, तो जल का पाचन कहाँ पर होता है? ये बड़ी आंत जो है ना भैया, ये यहाँ पर क्या होता है? जल का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? जो जल है, जल का पाचन होता है। जो पानी पीते हैं हम लोग, वहीं पर बड़ी आंत में ही जल का पाचन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जल का पाचन बड़ी आंत में। अच्छा, भोजन पचना शुरू कहाँ से होता है? तो भैया मुख से, मुख गुहा से। अच्छा, पूरी तरह से भोजन कहाँ पच जाता है? तो छोटी आंत में। अच्छा, प्रोटीन कहाँ पर पचता है? तो भैया आमाशय में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले छवि कैसा होता है? अच्छा, जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना, ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो भी वस्तु रखेंगे हम, अनंत में रखेंगे कि अनंत और सी के बीच रखेंगे, सी पर रखेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे, एफ पर रखेंगे, एफ और पी के बीच रखेंगे, तो छवि कैसा होगा? जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें वास्तविक, उल्टा ये भी होता है, आभासी और सीधा भी बनता है, मतलब दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब यहाँ हम लोग ना एफ और पी के बीच में कोई वस्तु रखते हैं ना, तो इसका यहाँ पर जो अगर कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है ना पीछे की तरफ बनता है, और इधर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है भाई? सीधा होता है। कैसा होता है? मान लीजिए ये है, ये आदमी है, तो ये आदमी जो है ना यहाँ पर बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन क्या होगा? ये बड़ा बनेगा। सीधा और कैसा बनेगा? ये
बड़ा बनेगा। जो यहाँ पर अगर छोटा है तो इधर क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। तो इसमें वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, मतलब उल्टा सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में आप जानते हैं कि इसका उपयोग जो है हजामती दर्पण में करते हैं, सेविंग दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का ना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब अवतल दर्पण के पास हम जाएंगे ना तो हमको क्या होगा कि बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जो दांत का डॉक्टर होता है, कान का डॉक्टर होता है, नाक का डॉक्टर होता है, वो भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और गाड़ी के जो है, गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं, बाइक वगैरह या 4 व्हीलर वगैरह है, उसका जो आगे का लाइट है, हेडलाइट जो है, ठीक है, उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पानी से बाहर निकली तिनकी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? देखिए, अगर दो माध्यम होता है, एक माध्यम आपका होता है ये ऊपर वाला माध्यम है हवा। अच्छा, नीचे वाला माध्यम क्या है भाई हमारा? ये पानी है। ये क्या है नीचे? आप समझ लीजिए कि ये क्या है नीचे? नीचे पानी है। नीचे वाला कौन सा माध्यम है साथियों? पानी है। ये क्या है हमारा? जल है। ठीक है, तो जब भी देखिए प्रकाश जो है ना एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम में जाता है ना तो क्या हो जाता, थोड़ा सा मुड़ जाता है। ये अभिलंब है। ये क्या है हमारा? अभिलंब। तो एक माध्यम से प्रकाश अगर दूसरे माध्यम में जाता है ना तो वो क्या होता है कि अपना पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, तो किसके इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए कोई बाल्टी है, बाल्टी में अगर कोई सिक्का हम छोड़ डाल देते हैं तो अंदर से अगर पानी की तरफ से हम देखते हैं ना तो वो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ लगता है। या हम लोग कांच का गिलास में एक कलम है, एक कलम को कांच का गिलास में पानी से भरा हुआ कांच का गिलास में डालते हैं थोड़ा तिरछा करके, तो वो जो लगता है ना कि कलम जो है ना टूटा हुआ है। पेंसिल या कलम जो भी डालिएगा तिरछा डालिएगा तब, ठीक है, तो वो लगेगा हमको क्या है कि टूटा हुआ है। तो ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, जो भी पानी के ऊपर का सतह है वहाँ से जो प्रकाश की किरण है तुरंत परावर्तित होकर हमारे आँख तक आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो जल के नीचे का हिस्सा है वहाँ से प्रकाश को आने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण से जो है ना पानी में रखा हुआ कोई भी चीज़ मुड़ा हुआ या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा 22 नंबर प्रश्न है, क्या है 22 नंबर? आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? जो हमारा आँख है कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? अभी हम बता दिए थे कि आइरिस जो है क्या करता है, हमारे आँख में कितना प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा उस मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छा, हमारा आँख जो है किस लेंस से बना हुआ होता है ये भी आपको बता दिए हम कि भैया उत्तल लेंस का बना होता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का बना होता है। अच्छा, रेटिना या दृष्टिपटल, इस पर क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा होता है, उसको हमारा दिमाग जो है सीधा करके दिखाता है। कॉर्निया के बारे में भी आपको हम बताएं। कॉर्निया क्या होता है? जब कोई आदमी नेत्र दान करता है, अपने आँख को दान करता है ना, तो पूरा आँख दान नहीं किया जाता। ये जो कॉर्निया है जो है ना एक पर्दा की तरह होता है, इसको क्या करता है कि आँख से काट करके उसको, एक चमड़ा की तरह है, पतला सा झिल्ली है ये, इसको उठा करके दूसरे के आँख में लगा दिया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का आँख में जो है ना जो नेत्र दान करता है वो एक कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि ये जो कॉर्निया है, किसी के आँखों का रंग जो होगा किस पर डिपेंड करता है? किसी का आँख का रंग जो होता है भूरा होता है, किसी का आँख का रंग जो होता है काला होता है। ये कॉर्निया पर ही ये कॉर्निया ही मतलब कॉर्निया से ही मतलब डिसाइड होता है कि किसका आँख का रंग कैसा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिंपल है, थोड़ा स्पीड में भी बढ़ेंगे हम लोग करीब करीब क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं। जो धारा मापने वाला यंत्र है ना उसको क्या कहा जाता है भैया? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। और एमीटर को जो है ना किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक होता है विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर क्या मापने के लिए भाई? विभवांतर मापने के लिए। क्या मापने के लिए? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, विभवांतर को कैसे जोड़ते हैं? तो विभवांतर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, पैरेलली जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किसका इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं परिपथ में, विद्युत परिपथ में? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, एमीटर को क्या मापते हैं? धारा को मापने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसको कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का क्या इस्तेमाल है? ये जो है ना गैल्वेनोमीटर, कोई विद्युत परिपथ है उसमें मीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर जो है ना कोई परिपथ है, कोई विद्युत परिपथ बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर करंट है या नहीं है उसके लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, और कितना, 1 2 ही प्रश्न है। अच्छा, बहुत सब है।
2 ही प्रश्न है, देखिए 2-3 प्रश्न को करके हम लोग छोड़ देंगे। अगला सवाल को देखते हैं क्या है अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, पहले ही बता दिए थे हम, वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भैया, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। चलिए 26 नंबर प्रश्न, 30 प्रश्न है शायद, 30 को करके निकल जाते हैं। क्या है, वंशानुक्रम का जनक किसे कहते हैं, वंशानुक्रम का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी माता पिता का गुण है वो उसके बच्चे में आ जाता है, इसको ही कहते हैं हम लोग क्या, वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का जो जनक है किसको कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक भी इसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो था ये दोनों मिलकर के डीएनए का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। वाटसन और क्रिक किसका खोज किया था, डीएनए का खोज किया था ये। अच्छा, उसके बाद है चार्ल्स डार्विन। डार्विन जो था प्रकृतिवाद का जनक कहते हैं इसको, जैविकीवाद का सिद्धांत दिया था इसने। मतलब इसकी चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं ढालेगा तो वो क्या होगा कि पर्यावरण से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, मर जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, लिंग निर्धारण करने में किस गुणसूत्र का इस्तेमाल होता है, लिंग निर्धारण करने में किस गुणसूत्र का इस्तेमाल होता है। मतलब कि कोई माता पिता अगर है तो उसको पुत्र होगा कि पुत्री होगा, इसका निर्धारण करने के लिए बेटा होगा कि बेटी होगा, किसका, एक्स और वाई गुणसूत्र का मतलब काम होता है कि कोई बेटा होगा या बेटी होगा। अगर वाई गुणसूत्र पापा से मिला है तो बेटा होगा, और एक्स मिला है तो बेटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को 28 नंबर, थोड़ा तेजी से चलेंगे, अब 2-3 प्रश्न और है। प्राकृतिक वर्णवाद बोले अभी हम, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था किसने, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल तो वंशानुक्रम सिद्धांत दिया था, ठीक है। मटर का पौधा में प्रयोग किया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी मोडक पीरियोडिक टेबल जो है उसका प्रतिपादन जो था मोजले ने किया था, मोस्ले या मोजले, ठीक है। चलिए आगे, जो परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा है सेरिबेलम, क्या है, सेरिब्लम, सेरिब्लम, हाँ सेरिब्लम गलती लिखा गया है, ये होगा सेरिब्रम, सेरिब्रम। ये जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। सोचने समझने का जो भी हम लोग काम करते हैं, याददाश्त का केंद्र इसी को कहा जाता है, सेरिब्रम को। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क, इसी को प्रमस्तिष्क इसी को बोलते हैं, क्या, प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, जो अधिवृक्क है हमारा ना, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम लोग अधिवृक्क भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क, यहाँ से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का मतलब देखिए आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है, ठीक है, अचानक 2 आदमी को देख लिए कि जंगल से निकल गया, तो आपको डर लग जाएगा ना, बदन कांप जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो अधिवृक्क है ना, वहाँ से जो होगा एक हार्मोन निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। या ऐसा भी होता है कभी रास्ते में चलते चलते हम लोग जा रहे हैं और पैर में अचानक कांटा चुभ जाता है, तब भी जो होता है ना, क्या होता है कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। और एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं, लरो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, लरो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ से स्रावित होता है, अधिवृक्क से स्रावित होता है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, आप सभी का यहाँ तक अगर आप लोग बने हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब कर दीजिएगा। बाकी जो है कि इसी तरह का साइंस का आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे हम, ठीक है। धन्यवाद साथियों।